हर हिस्से की पूरी खबर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में आज से विधानसभा का 3 दिवसीय विशेष सत्र। 9 दिसंबर को होगा स्पीकर का चुनाव। मुख्यमंत्री ने कहा 16 दिसंबर से पहले होगा कैबिनेट विस्तार। संभल हिंसा पर बसपा प्रमुख मायावती का बड़ा बयान। सपा और कांग्रेस पर लगाया राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप। इंडी गठबंधन में नेतृत्व चिरार। ममता ने कहा गठबंधन की अगुवाई करने को तैयार। भाजपा के नेतृत्व के सवाल पर राहुल गांधी पर ने साधा निशाना। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का कतर दौरा। दोहा फोरम की बैठक में लेंगे भाग। इनोवेशन नृत्य पर होगी चर्चा। और एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह ने चटकाए 2 विकेट। ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में अब तक 3 विकेट गिरे। और बुलेटिन की शुरुआत आइए करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। आपको बता दें, मायावती ने सपा और कांग्रेस पर हमला बोला है। मायावती ने कहा है कि कांग्रेस और सपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये कहना है बसपा मायावती का। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस संभल में मुस्लिम समुदाय को आपस में लड़वा रही हैं। ये बड़ा बयान मायावती का सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय को भी सतर्क रहना होगा। सपा और कांग्रेस जो हैं वो केवल मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर मायावती ने सपा और कांग्रेस पर हमला बोला है। दरअसल मायावती ने कहा है कि कांग्रेस और सपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कहीं ना कहीं संभल मामले को लेकर यह बयान सामने आया है। मायावती ने कहा है कि सपा कांग्रेस कहीं ना कहीं संभल में मुस्लिम समुदाय को आपस में लड़वा रही हैं और संभल हिंसा को लेकर दोनों ही दल सपा और कांग्रेस राजनीति कर रहे हैं। ये बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। मायावती ने इस बात को लेकर जो बयान दिया है, सपा और कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और किस तरीके से राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। संसद में विपक्ष देश व यहाँ के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि ये पार्टियाँ मुस्लिम समाज को भी अर्थात तुर्क व नॉन तुर्क को भी वहाँ आपस में लड़ा रही हैं। तो किस तरीके से कहीं ना कहीं दोनों दल जो हैं वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और कहीं अब यही उन्होंने कहा कि खासतौर से जो मुस्लिम वर्ग है उसको भी सतर्क रहना होगा और सिर्फ अपनी जो राजनीतिक मंशा है उसके लिए लगातार हम देख पा रहे हैं किस तरीके से जो दोनों दल है वो अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं, जाने की बात करते हैं, लेकिन असल जो है वो यही। और यहाँ पर मायावती ने कहा कि जिस तरीके से विपक्ष को यहाँ पर अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी, यानी खासतौर से कांग्रेस की बात की जाए, सपा की बात की जाए, वो भूमिका उन्होंने नहीं निभाई। और संभल हिंसा मामले को लेकर ये बड़ा बयान यहाँ मायावती ने दिया है, जिसमें सीधा सीधा उन्होंने कहा कि अगर बात की जाए कांग्रेस और सपा की, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सिर्फ अपना जो राजनीतिक स्वार्थ है उसको सिद्ध करने में ये दल लगे हुए हैं और उसी वजह से उन्होंने कहा कि सिर्फ वोट बैंक की जो राजनीति है तो वो
कांग्रेस और सपा कर रही है। और ऐसे में जो मुस्लिम वर्ग है उनको भी सतर्क यहाँ रहना होगा पूरी तरीके से, जिससे इस तरह की जो भड़काऊ बयानबाजी है उससे वो बच सकें। सपा और कांग्रेस संभल में मुस्लिम समुदाय को आपस में लड़वा रही हैं, ये बड़ा बयान मायावती का सामने आया है। इस वक्त लगातार आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से बड़ा बयान, और लखनऊ से हमारे संवाददाता विकास सिंह फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ा बयान मायावती का, जहां उन्होंने सीधे तौर पर बता दिया है कि सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे हुए हैं कांग्रेस और सपा। जी बिल्कुल, बसपा सुप्रीमो ने इस बात का साफ जिक्र किया है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं की, खास तौर से वहां पर दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी बिल्कुल आवाज नहीं उठा रही है। जबकि संसद जो बहुमूल्य समय होता है, जहां पर जनता की बात करनी होती है, जहां पर जन मुद्दे उठाने होते हैं, वहां का समय जाया कर रहे हैं। और साथ साथ संभल की बात कहा कि वहां पर मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया जा रहा है। तुर्क और गैर तुर्क के बीच में आपस में जो खाई पैदा की जा रही है, निश्चित रूप से समाज को बांटने का काम कर रही है। मायावती ने साफ इस बात को आज कहा है कि बांग्लादेश की जो समस्या वहां पर हिंदुओं की हुई थी, उसकी जिम्मेदार सिर्फ कांग्रेस है। और वहां पर खास तौर से जब जो हिंदू हैं, वहां पर हिंदू में खास तौर से जो कमजोर तबके के लोग हैं, खास तौर से वहां दलित लोग हैं, उन पर जो अत्याचार किया जा रहा है, आज जब उस पर पूरी दुनिया को आवाज उठाने की जरूरत है, पूरे देश को आवाज उठाने की जरूरत है। ऐसे में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और उनके समर्थित दल जो है, इस पर बिल्कुल बातचीत ही नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से भी आग्रह किया है कि वहां पर जो बन सकता है, वहां पर उनके संरक्षण के लिए, उत्थान के लिए वो कुछ किया जाए। और साथ साथ इस बात को स्पष्ट कहा है कि संभल को लेकर जिस तरीके की राजनीति की जा रही है, बांटने का काम किया जा रहा है, वहां पर वो उचित नहीं है। वहां पर उन्होंने राजनीतिक दलों के जो अन्य जो प्रतिनिधि होते हैं, सांसद होते हैं, उन्होंने अपील की है कि आपको जनता ने चुन के भेजा है, खासतौर से दलित सांसदों से अपील की है कि जिन्होंने वो आप आवाज उठाएं, पार्टी लाइन के ऊपर उठें, क्योंकि उनको ये लगता है कि उनसे समाज ने जिनको भेजा है जनप्रतिनिधि बनाकर, अब वो वहां पर आवाज न उठाकर अन्य मुद्दों पर अपने पार्टी के जो मुखिया होते हैं उनके साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आम लोगों की, जो दलित लोगों की, जो वंचित लोगों की आवाज है, वह संसद में उठ नहीं पा रही है। इस कारण मायावती ने सीधा हमला किया है कांग्रेस पर और समाजवादी पार्टी पर। जी बिल्कुल विकास, और जिस तरीके से ना सिर्फ विपक्षी भूमिका पर उन्होंने सवाल उठाया, और जो उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जो स्थिति सामने आई है, कहीं ना कहीं उसके लिए भी उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है कांग्रेस और सपा को, जो कि मुस्लिम वर्ग को लगातार आपस में लड़वाने का काम कर रही है। जी बिल्कुल, मायावती जी ने साफ कहा है कि तुर्क वर्सेस गैर तुर्क का जो खाई कांग्रेस और सपा पार्टी जो पैदा करने का प्रयास कर रही है, वो उचित नहीं होगा। उन्होंने मुस्लिमों से भी ये अपील की है कि इन पार्टियों के द्वारा जो किया जा रहा है, जो कुछ एजेंडे फैलाए जा रहे हैं, जो कुछ बातचीत की जा रही है, उस पर आप एतबार न करिए। आप अपने विकास की बात कीजिए। राजनीतिक लोग अपने स्वार्थ के कारण ऐसा काम कर रहे हैं। जबकि वहां पर संभल में सभी जानते थे निषेध आज्ञा वहां पर लगी हुई है, 10 तारीख तक जाने की किसी को परमिशन नहीं है। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े नेता और कांग्रेस के नेता, खासतौर से बात करें तो राहुल गांधी, जिस तरीके से वहां पर जाने का प्रयास करते हैं, बॉर्डर पर जिस तरीके से कांग्रेसी और आम जनता के बीच जो कहासुनी होती है, उससे साफ मंजर है कि आम जनता की परेशानियों से इन लोगों को कोई ताल्लुक नहीं है। जब संसद का सत्र चलता है, वहां पर आम आदमियों के विकास के मुद्दे की बात होनी चाहिए। वहां पर इन सब मुद्दों को खारिज करते हुए ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं, संसद का काम बाधित किया जाता है। उन्होंने इस पर चिंता जताई और अपील की है कि मुस्लिम वर्ग भी इन लोगों से सावधान रहे, क्योंकि उन लोगों के बीच में जो खाई पैदा करने का प्रयास कर रही है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, उससे मुस्लिम समाज को भी सचेत रहना चाहिए। और खासतौर से दलित वर्ग के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनको आम दलितों की, कमजोर लोगों की, वंचितों की आवाज उठानी चाहिए, उनको बोलना चाहिए इस बारे में। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं वो आवाज़ उठानी चाहिए थी, जो कि नहीं उठाई गई, और उसी वजह से कई सवाल जो हैं वो लगातार यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। और ख़ासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके का बयान अभी यहाँ मायावती ने दिया है, इस पर और भी हम चर्चा करेंगे। हमारे जो सलाहकार संपादक हैं विनोद मिश्रा, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद जी, आपसे भी जानना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह की बात अब यहाँ सामने निकल कर आ रही है, सिर्फ राजनीतिक रोटियाँ जो हैं वो सेकी जा रही हैं, और कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की बात जहाँ तक की जाती है,
मायावती ने सीधे तौर पर यही कहा है कि जिस तरीके से सिर्फ मुस्लिम वर्ग को रिझाने के लिए काम कर रहा है और विपक्ष में है, जो आपकी भूमिका होनी चाहिए, जो जिम्मेदारी है विपक्ष में रहते हुए, वो कम से कम पूरी होनी चाहिए थी। लेकिन दोनों ही दल जो कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वो सिर्फ मुस्लिम वर्ग तक सिमट कर रह गए हैं। देखिए, हम लोगों को यह समझना चाहिए, विकास जो भी बता रहे थे कि मायावती ने आज बड़ी बात कही है। मायावती बड़ी बात इसलिए कह रही है कि जो दलित नेता आजकल भारत में अपने को दलित नेता के और दलित चैंपियन के रूप में अपने को रखते हैं सामने में जी। और नीम भीम की सियासत करते हैं, मायावती का ये संदेश उनके लिए भी है। मायावती जैसे नेता जो पहली बार ये बात लोगों के सामने में रखा है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ उत्पीड़न हो रहा है वो कौन हिंदू है जी। मायावती ने आज इस बात को सामने में रखी है कि ये बांग्लादेश हो या पाकिस्तान में जो हिंदू उत्पीड़न की बात करते हैं वो सारे लोग दलित हैं। अगर उनके उत्पीड़न पे इस देश में कोई दलित नेता और या कोई नेता इस तरह की बात नहीं करता है तो वो कम से कम अपने को दलित हितैषी की बात नहीं कहे जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मायावती ने इस बात को एक बार एक तरह से रेखांकित करने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, उसको दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात रही है मायावती ने कि संभल के पॉलिटिक्स के बाद, हिंसा के बाद जो पॉलिटिक्स का उभान आप देख रहे हैं, जो आपने देखा कि परसों तरसों राहुल गांधी संसद के चर्चा को छोड़ के सीधे संभल के लिए निकल पड़े थे जी। तो ये बात अब अखिलेश के पार्टी में, सपा में इस बात की होड़ मची हुई है कि आखिर ये मुस्लिम का जो 19-20 वोट बैंक है, उस वोट बैंक पे कांग्रेस की नजर कुछ ज्यादा है और वो नजर के लिए ही ये पूरा क्राइसिस इंडिया गठबंधन में है। तो मायावती ने एक बात रेखांकित करते हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही है तुर्क और गैर तुर्क की बात, वो एक बात समाज में, मुस्लिम समाज में हो रहे इस बड़े बदलाव के लिए कही है। और वो बदलाव ये हो रहा है कि अभी तक जो मुस्लिम समाज में जो डोमिनेट करते हुए समाज थे, जो लोग थे, जो बाकी लोगों को एक भीड़ की तरह इस्तेमाल करते थे, उसमें से अब वो दूसरे तबके के लोग सामने आ गए हैं नेतृत्व देने के लिए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आपने संभल में देखा, जो तुर्क और गैर तुर्क की बात करते हैं, यही आपने अभी यूपी के उपचुनाव में देखा। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट समाज में हो रहा है, मुस्लिम समाज में खास करके। ये इस चीज को भले ही मीडिया में उसकी बहुत चर्चा नहीं हो, लेकिन ये सामने में दिख रहा है। अब वो लोग जो मुस्लिम वोट के ठेकेदार बन के किसी भी पार्टी में अपनी एक वर्चस्व रखते थे, चाहे वो सपा हो या कांग्रेस हो, उसको दूसरे तबके के लोगों ने बताया है कि ये हमारा नेतृत्व में ये इनकी ठेकेदारी नहीं चलेगी। वो अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। संभल की में ये जो आप हिंसा देख रहे हैं, संभल की हिंसा और बवाल में, उसमें पॉलिटिक्स तुर्क और गैर तुर्क के सियासत में मुस्लिम समाज के बीच में है, जो दोनों पक्ष अपनी वर्चस्व के लिए वहां सामने आए थे। तो मायावती ने इस चीज को बड़ी साफगोई से, और आप कह सकते हैं कि बड़े स्टेट्समैन के रूप में उन्होंने इस चीज को सामने में रखा है कि देश की सियासत और मिजाज में अभी जो वोट कैप्चरिंग के लिए जो सियासत हो रही है, उसको इन मुद्दों को समझना पड़ेगा कि दलितों का आखिर हितैषी कौन है। जो बांग्लादेश में अभी लाखों हिंदू जो अभी जान बचाने के लिए उनके मंदिरों, उनके आस्था केंद्रों, उन पे घरों में हमले हो रहे हैं और देश की सियासत एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो मायावती उनको सचेत कर रही है कि वो भी तुम्हारे दलित हैं, अगर उनके सपोर्ट में आप उनके लिए बात संसद में या संसद के बाहर नहीं करते हैं तो आप सिर्फ वोट की सियासत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सिर्फ वोट की सियासत जो है वो नजर आती है। और खासतौर से विकास अगर देखा जाए वोट की सियासत भी और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं फिर चाहे सपा की बात की जाए या कांग्रेस की, तो एक अंदरूनी डर भी है कि कहीं दूसरा दल जो है वो हमसे ज्यादा वोट ना ले जाए। भले ही इंडी गठबंधन में साथ में रहने की बात करते हो, चुनाव साथ में लड़ा हो, लेकिन अब एक डर ये भी सता रहा है। इसलिए कोशिश यही है कि पहले कौन पहुंचे। जिक्र किया कि उपचुनाव की बात और खासतौर से उस सीट की बात जो संभल सीट का ही हिस्सा है, लोकसभा सीट का ही हिस्सा है, वो लड़की जहां पर 65% से ज्यादा मुस्लिम है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी 1 लाख वोटों से ज्यादा की जीत दर्ज करती है शनिवार को, और रविवार को अगले दिन 24 तारीख को ये घटना हो जाती है संभल में। तो बिल्कुल वहां भी जो है कह रहे हैं गौर करने की बात है कि किस तरीके से वहां के एक मुस्लिम वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी को वहां पर चुना था। उसके बाद ऐसे बड़े हादसे होते हैं, तो इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है। ये सब कड़ियों को अगर जोड़ के देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिलसिलेवार ये सब चीजें मिलती हैं, और वहां पर
संबंध में जो जांच चल रही है, जो जांच आयोग वहां पर अपना काम कर रहे हैं, उस पर भी राजनीतिक दल खासतौर से टारगेट करते हैं। जबकि वहां पर कम से कम 9 कारतूस मिले हैं, जिसमें से एक कारतूस पाकिस्तान का बना हुआ है, एक अमेरिका का बना हुआ है। इन सब बातों की गंभीरता को न समझते हुए ये खासतौर से कांग्रेस पार्टी के नेता जब वहां जाने का प्रयास करते हैं, आम लोगों को किस तरीके से वहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ा था खास यूपी बॉर्डर पे, वो सभी ने देखा किस तरीके से, और सबको ये पता था कि वहां पर निषेधाज्ञा है लागू की गई है। वहां के डीएम की तरफ से बार बार अनुरोध किया गया, मंडलायुक्त की तरफ से बार बार अनुरोध किया गया कि 10 तारीख के बाद से जब यहाँ पर आने की परमिशन सभी लोगों को रहेगी, सभी राजनीतिक दल के लोगों को, बाहरी लोगों को, तब आप आइए, आपका स्वागत है। लेकिन अभी वहां की स्थितियां गंभीर थी। वहां पर किस तरीके से मशक्कत कर पुलिस ने वहां पर काबू पाया था, विश्वास पैदा किया था वहां आम लोगों में। वहां पर स्कूल कॉलेज सब खुल गए हैं, वहां की आम मार्केट भी अच्छी तरीके से चलने लगी है। आकर कोई छोटी सी चिंगारी ज्वाला न बन जाए, इसके मद्देनजर एहतियातन वहां पर कदम उठाए गए थे। लेकिन फिर भी इन दोनों राजनीतिक दलों के लोगों का पूरा प्रयास था वहां तक पहुंचने का, और खासतौर से जानते थे नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन एक राजनीति जो की जाती है सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, इनका पूरा प्रयास जी, सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। और खासतौर से विनोद जी, क्योंकि देखा जाए जो अपने देश में ही शायद एक नहीं हो पा रहे, उनसे क्या उम्मीद की जाए कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात बने, हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, कि उसके खिलाफ वो कुछ बोलेंगे, और उसी का जिक्र मायावती ने किया है। नहीं, मैं यही बात कह रहा था, मायावती ने आज एक आईना दिखाया है। मायावती ने जिस वोट बैंक के पॉलिटिक्स में आज की तारीख में जो हम लोग देख रहे हैं, नीम भीम की भी चर्चा हो रही है जी। कुछ लोग एक तरीके से एक वोट कैप्चरिंग का जो एक सोशल एक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मायावती ने सबको एक तरह से आईना दिखाया है कि आप जब दलित की बात करते हैं, दलित उत्थान की बात करते हैं, दलित समस्या की बात करते हैं, तो आपको मत भूलना चाहिए कि आपके ही वो दलित भाई हैं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह गए थे आजादी के 1947 के बाद। क्या हमें आज उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए जिस तरह की उनकी वो हालत है? क्या इस देश में अगर आप भारत पाकिस्तान के इन सब चीजों में माइनॉरिटी को लेके जब बात होती है, तो यहाँ के माइनॉरिटी के सवाल पे, माइनॉरिटी के वोट बैंक को लेके आप फिलिस्तीन की तो बात करते हैं, पार्लियामेंट से लेके पार्लियामेंट के बाहर आप जय फिलिस्तीन की बात तो करते हैं क्योंकि आपके पॉलिटिक्स में वो सूट करता है, लेकिन आप एक बार भी कोई संसद की चर्चा में बांग्लादेश के उन हिंदुओं को लेके चर्चा नहीं करते हैं या उसको लेके कोई धरना नहीं देते हैं, कोई आवाज नहीं उठाते हैं, तो माना जाएगा कि आपको दलित समाज के चिंता से और दलित समाज के उत्पीड़न से कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ अपने वोट बैंक की सियासत करनी है। मायावती ने आज यूपी में जो नया पॉलिटिकल डायमेंशन बन रहा है उसको लेके एक बड़ी तरीके से अपनी चीजों को सामने में रखा है कि आप ये चीज सपा और कांग्रेस में एक तरह से होड़ मच गई है वोट बैंक को दुरुस्त करने के लिए। सपा अपना वो 20% वोट में को अपना एक प्रॉपर्टी मानती है, तो कांग्रेस उसमें अब सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। कल आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने यूपी के मंडल इकाई से लेके और स्टेट का पूरी इकाई को उन्होंने डिसॉल्व कर दिया था। बिल्कुल, इस बारे में विनोद जी और जानकारी जो है आपसे मैं लूंगा, लेकिन फिलहाल हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। इस पर हम लगातार चर्चा अपनी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। मार्केट एक्सेस, रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स, Rajasthan has it all. With the vision of PM Narendra Modi and CM Bhajanlal Sharma, explore endless opportunities at the Rising Rajasthan Global Investment Summit. Register today. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। लगातार आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से जो इस वक्त की बड़ी अहम खबरें चल रही हैं। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात की जाए महाराष्ट्र विधानसभा की, तो यहाँ 3 दिवसीय विशेष सत्र आज से मुंबई में शुरू हो रहा है। इस सत्र में नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे और स्पीकर का चुनाव करेंगे। नवनिर्वाचित विधायकों को आज और कल शपथ दिलाई जाएगी, जबकि स्पीकर का चुनाव सोमवार को होगा। इससे पहले भाजपा ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में 9 बार से विधायक रहे कालिदास कोलंबकर को नियुक्त किया, जो 288 नवनिर्वाचित विधायकों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। कोलंबकर विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी कराएंगे।
कालिदास कोलंबकर को महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कल महाराष्ट्र विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव 9 दिसंबर को होना है, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महायुति सरकार विश्वास मत हासिल करेगी। सीएम पद की शपथ लेने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले मंत्रियों की शपथ हो जाएगी और उनको पोर्टफोलियो भी दे दिए जाएंगे। राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 से 21 दिसंबर तक नागपुर में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष का पद दिया जाएगा या नहीं, ये स्पीकर तय करेंगे। सारे मंत्रालयों की एक साथ चर्चा चल रही है, कोई गृह मंत्रालय अलग है ऐसा नहीं है। हम लोग मिलकर एक ठीक सरकार चले, उसका परसेप्शन ठीक हो और तीनों पार्टियों को न्याय मिला है, इस प्रकार का परसेप्शन जाए, इस पर वर्किंग कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि करीब करीब हम 90% काम कर चुके हैं, तो अभी जल्दी कर लेंगे, 16 तारीख से पहले कर लेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं महाराष्ट्र विधानसभा जहां पे शपथ ग्रहण चल रहा है। फिलहाल एकनाथ शिंदे इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं एकनाथ शिंदे जो कि फिलहाल शपथ ले रहे हैं और तमाम जो विधायक हैं 288 विधायक वो आज शपथ लेंगे। जैसा कि आपको हम बता रहे थे कि जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो शपथ दिला रहे हैं और उसके साथ ही अगर बात मी अजित आशाताई अनंतराव पवार विधानसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडीन। श्री दिलीप वळसे पाटील, श्री नानाभाऊ पटोले, मी दिलीप अनुसया दत्तात्रय गोविंदराव वळसे पाटील विधानसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झालेल्या अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन, भारताची सार्वभौमता व एकता उन्नत राखीन आणि आता जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडीन। श्री राहुल नार्वेकर। तो सीधी तस्वीर आप देख रहे थे महाराष्ट्र विधानसभा की, जहां विशेष सत्र के तहत जो तमाम नए विधायक हैं वो शपथ ले रहे हैं। और वहीं आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में महायुति सरकार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के एक दिन बाद एनसीपी प्रमुख अजीत पवार को बेनामी संपत्ति से जुड़े एक मामले में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की बेनामी संपत्ति ट्रिब्यूनल ने आयकर विभाग द्वारा सीज उनकी संपत्ति मुक्त करने का आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक साल 2021 में आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति के मामले में अजीत पवार, उनके बेटे पार्थ पवार और पत्नी सुमित्रा पवार की संपत्ति सीज की थी। इसके साथ ही विभिन्न कंपनियों पर छापेमारी के दौरान कुछ कागजात बरामद किए गए थे। दावा किया गया था कि ये कागजात अजीत परिवार और उनके परिवार की बेनामी संपत्तियों के थे। बेनामी रोकथाम अपीलीय न्यायाधिकरण ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। इसके बाद आयकर विभाग ने न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसे
न्यायाधिकरण ने खारिज कर दिया। पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी इंडिया गठबंधन के मौजूदा कामकाज पर असंतोष जताया और संकेत दिया कि अगर मौका मिला तो वे इस गठबंधन की कमान संभाल सकती हैं। तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी के बयान पर इंडी गठबंधन के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। इंडी गठबंधन में नेतृत्व को लेकर उठ रहे सवालों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन और राहुल गांधी पर चुटकी ली। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने गठबंधन में नेतृत्व को लेकर मतभेद का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विफल होने का कटाक्ष किया। एक और बार इंडिया अलायंस में झगड़ा शुरू हो चुका है नेतृत्व को लेकर। टीएमसी की नेत्री ममता बनर्जी बोलती है कि मैंने इंडिया अलायंस तो बना लिया, पर मैं क्या कर सकती हूँ अगर नेतृत्व देने के लिए असक्षम है ये लोग, ये सबको साथ में लेकर नहीं चल पाते। मैं नेतृत्व दूंगी तो सबको साथ ले चलूंगी। मतलब कि ये लड़ाई अब मिशन की नहीं, केवल एम्बिशन और पोजीशन की है, ये तो साफ है। पर कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस मोशन अब जनता ही नहीं बल्कि उनके एलाइज भी पारित कर रहे हैं। और राहुल तुमसे ना हो पाएगा, ये बात हर एलाई कह रहा है। इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी से लेकर जेएमएम से लेकर जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला से लेकर लेफ्ट पार्टी सभी लोग बोझ मानते हैं, परजीवी मानते हैं। देखिए, आज ये साबित हो चुका है कि इंडिया अलायंस का कोई भी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व व प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में विश्वास नहीं रखता है। इंडिया अलायंस का पूरा नेता जो गठबंधन है वो ये समझता है कि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल फेलियर है। ये सब के सब लोग इंडिया अलायंस में जनता के लिए नहीं लड़ रहे, ना जनता के मुद्दे उठाने की बात कर रहे हैं। ये सब के सब लोग एक दूसरे की राजनीतिक जमीन को काटने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए कभी अखिलेश यादव कहते हैं वो नेता है, कभी ममता बनर्जी कहती हैं वो नेता है, कभी स्टालिन कहते हैं वो नेता है, और सब लोग स्वर में ये कहते हैं राहुल गांधी नेता नहीं है, ना प्रियंका वाड्रा नेता नहीं है। तो आखिर कौन नेता है, इसको लेकर सभी दल कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के जो हैं वो सवाल उठाते हैं और जो नेता है उनको नेता मानते नहीं। और वहीं आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 5 दिवसीय ओडिशा दौरे का आज आखिरी दिन है। इस दौरान राष्ट्रपति बंगलपौसी रेलवे स्टेशन पर 3 रेलवे लाइनों की आधारशिला रखेंगी। साथ ही जनजातीय अनुसंधान केंद्र, डानपोस हवाई पट्टी और उपमंडल अस्पताल का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन करेंगी। इन रेल लाइनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने मंजूरी दी थी। राष्ट्रपति मुर्मू मंगलवार से 5 दिन के ओडिशा दौरे पर हैं। वे आज दिल्ली लौटेंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी पाठ्यक्रमों के सफल विद्यार्थियों को पदक और उपाधि भी प्रदान करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति संजय श्रीवास्तव ने बताया कि 433 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद के बोचा सन्यासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था बाप स्वर्ण जयंती समारोह को वर्चुअली संबोधित करेंगे। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम में 1 लाख बाप स्वयंसेवियों को सम्मानित किया जाएगा। और बुलेटिन में फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज पर। खबरों में आइए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। इस दौरान अमित शाह अहमदाबाद के बोधगया में एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। अपने कार्यक्रम के दौरान अमित शाह गुजरात लोक सेवा ट्रस्ट के वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इसके साथ ही अमित शाह बीएपीएस के कार्यकर्ता स्वर्ण जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज पंचकुला से 100 दिवसीय राष्ट्रव्यापी टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह और हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव भी मौजूद रहेंगी। ये अभियान देश के 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 347 जिलों में चलाया जाएगा। इस अभियान में टीबी के मामलों का पता लगाने, उपचार में देरी को कम करने और विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले समूहों में उपचार के परिणामों में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी, जिसमें विभाग द्वारा प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में हल्की ठंड ने दस्तक दे दी है। शीतलहर चलने से अब दिन में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार 8 दिसंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों को प्रभावित करेगा। इससे पश्चिमी हिमालय में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली में भी सुबह और रात के समय हल्का कोहरा छाया रहने की संभावना है। इसके साथ ही शुष्क मौसम के बीच समूची कश्मीर घाटी में हाड़ कांपने वाली ठंड पड़ने लगी है। पारा गिरकर और नीचे चला गया है। गुरुवार की रात को कश्मीर के सभी क्षेत्रों में तापमान जमाव बिंदु से और नीचे गया। श्रीनगर में -4.1 डिग्री के साथ मौजूदा सर्दियों की सबसे ठंडी रात रही। दक्षिणी कश्मीर की बात करें तो शोपियां यहाँ तापमान 6.6 डिग्री तापमान के साथ पहलगाम और गुलमर्ग से भी ज़्यादा ठंडा रहा। ठंड यहाँ पे बहुत है। हीटर चला के सोना पड़ता है। गर्म हीटर बिस्तर के नीचे वो चलता है ना, वो चला के सोना पड़ता है। बहुत ठंड है। टोपी, बिल्कुल टोपी, और उसके बिना तो रह नहीं सकते। पानी बहुत सुबह सुबह जम रहा है। पानी बहुत ज़्यादा ठंड है। ठंड काफ़ी बहुत ज़्यादा है, जो कि रूम में रहते हैं तो हीटर चलाना पड़ता है। गाड़ी में सुबह सेल्फ लगाते हैं तो गाड़ी का ऑयल है वो जम जाता है। उसके ऊपर काफ़ी बर्फ़ रहती है। तो यहाँ का मौसम माइनस में है, टेम्परेचर काफ़ी। तो ठंड के बचने के लिए ये शॉल है, जैकेट है, ये टोपी है, और ये सबसे बच के ही रहना पड़ता है। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। ये दिन देश की सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों और पूर्व सैनिकों के सम्मान के लिए समर्पित है। इस दिवस की शुरुआत 1949 में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य सशस्त्र बलों के कर्मचारियों के कल्याण के लिए धन एकत्रित करना है। आइए फ्लैग डे पर देखते हैं एक खास रिपोर्ट। साल 1949 से हर साल 7 दिसंबर को देश भर में आर्म फोर्सेस फ्लैग डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन देश की रक्षा करने वाले भारतीय सेना के जवानों, शहीदों और सेवानिवृत्त कर्मियों को समर्पित है। लेकिन आर्म फोर्सेस फ्लैग डे को मनाने का कारण क्या है? 28 अगस्त 1949 को भारत सरकार ने भारतीय सेना के जवानों के रखरखाव के लिए एक समिति का गठन किया। समिति ने सिफारिश की कि 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना ध्वज दिवस के रूप में मनाया जाए, जिसके बाद से आज तक आर्म फोर्सेस डे मनाया जाता है। हर साल लगभग 60,000 रक्षा कर्मियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जाता है। इसलिए इन पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों की देखभाल करना एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। इन्हीं कारणों से हम सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाते हैं, जिसमें सेना, नौसेना और वायुसेना के जवानों द्वारा दी गई सेवाओं को याद किया जाता है। राष्ट्र रक्षा की सेवा में हमारे योद्धाओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और अनेक सैनिक शारीरिक रूप से अक्षम हुए हैं। देश के जिम्मेदार नागरिकों के रूप में इन सैनिकों, वीर नारियों और आश्रितों के प्रति हमारा भी दायित्व बनता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य भारतीय सेना के शूरवीरों के कल्याण के लिए धन जुटाने और उनके परिवारों के प्रति सहयोग देने का एक प्रयास है। धन संग्रह के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, युद्ध के समय हुए नुकसान में मदद। दूसरा, सेना में काम कर रहे लोगों और उनके परिवारों के कल्याण और मदद के लिए। और तीसरा, सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवारों की मदद। देश भर में सैन्य बलों के लिए किए गए धन संग्रह के बदले लाल, गहरे नीले और हल्के नीले रंग के झंडे दिए जाते हैं। ये तीनों रंग तीनों भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना का प्रतीक माना जाता है। एकत्र की गई धनराशि का उपयोग सेवारत कर्मियों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए और युद्ध में हताहतों के पुनर्वास के लिए किया जाता है।
धन संग्रह का प्रबंध भारत में केंद्रीय सैनिक बोर्ड की स्थानीय शाखाओं द्वारा किया जाता है, जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष यानी आर्म फोर्स फ्लैग डे फंड AFFDF में जाता है। इसकी देखरेख गवर्निंग कमेटी करती है और आधिकारिक और अनधिकृत दोनों तरह के स्वैच्छिक संगठन यानी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इस पर नजर रखते हैं। वित्त वर्ष 2022 और 23 के दौरान सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष AFFDF से 250 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया। इसके माध्यम से कुल 2.35 लाख ESM लाभान्वित हुए हैं, जो ये बताता है कि हमारे देश के नागरिक किस कदर हमारे वीरों के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। आइए आर्म फोर्स फ्लैग डे के अवसर पर हमारे वीर सैनिकों के बलिदान पर उन्हें नमन करें। और सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी सैनिकों और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस दिन का उद्देश्य सेना में कार्यरत और सेवानिवृत्त हो चुके सैनिकों के शौर्य को याद करना और उन्हें सम्मानित करना है। यह दिन हमारे वीर जवानों और पूर्व सैनिकों के अदम्य साहस, त्याग और समर्पण को रिकॉग्नाइज करने का अवसर है। हमारी आर्म्ड फोर्सेस हमारे लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच हैं, जो हर परिस्थिति में हमें प्रोटेक्ट करने के लिए तत्पर रहती हैं। हमारी सेनाएं न केवल बाहरी आक्रमणों से बल्कि प्राकृतिक आपदा का समय भी हमारी सुरक्षा के लिए तैयार रहती हैं। उनका त्याग और अनुशासन प्रत्येक देशवासी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सशस्त्र सेना हमारे मजबूत सुरक्षा कवच है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस हमें यह संदेश और साथ ही यह अवसर भी देता है कि हम सेवानिवृत्त सैनिकों, उनके परिवारों और वीर नारियों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। आप सभी अवगत होंगे कि हमारे जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं अथवा उनका जो परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनके कल्याण के लिए सरकार अपने स्तर पर हर वह कदम उठा रही है जो कदम उठाने चाहिए। हम उनकी शिक्षा, उनकी चिकित्सा और इसी प्रकार की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कतर दौरे पर दोहा फोरम में शामिल होंगे। दोहा फोरम का 22वां संस्करण द इनोवेशन इम्पेरेटिव विषय पर आधारित है। इस वर्ष द इनोवेशन इम्पेरेटिव शीर्षक के तहत आयोजित फोरम के 22वें संस्करण में 7 राष्ट्राध्यक्ष, 7 सरकार प्रमुख और 15 विदेश मंत्री भाग लेंगे। कतर में होने वाले दोहा फोरम में इजराइल द्वारा गाजा पर जारी युद्ध और सीरिया में हाल ही में किए गए विद्रोही हमले के मुद्दे पर चर्चा होगी। इस फोरम में 150 से अधिक देशों के 4500 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। कतर के विदेश मामलों के मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के निमंत्रण पर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर कतर का दौरा कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 8 से 10 दिसंबर तक 3 दिवसीय रूस की आधिकारिक यात्रा करेंगे। इस दौरान वह मॉस्को में रूस के रक्षा मंत्री एंड्री बेलोसोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक की सह-अध्यक्षता भी करेंगे। बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा और समकालीन वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही रक्षा मंत्री 9 दिसंबर को कलिनिनग्राद के यंत्र शिपयार्ड में भारतीय नौसेना के नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS दुशील को कमीशन करेंगे। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी भी इस समारोह में शामिल होंगे। वह मॉस्को में आए अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जारी हिंसा के बीच भारत ने अहम कदम उठाया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री 9 दिसंबर को बांग्लादेश जाएंगे। इस दौरान विक्रम मिस्री अपने बांग्लादेशी समकक्ष से मुलाकात कर तमाम मुद्दों पर विस्तृत बातचीत करेंगे। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से ही अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ जमकर बर्बरता हो रही है। मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालने के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्याओं और उनकी संपत्तियों की लूटपाट का दौर चल पड़ा है। कई हिंदू मंदिरों में मूर्तियां तोड़ने की हिंसक घटनाएं भी सामने आई हैं। यूनुस सरकार हिंदुओं की जानमाल की सुरक्षा करने में बुरी तरह से नाकाम रही है।
हाल ही में इस्कॉन से जुड़े संत चिन्मय कृष्ण प्रभु को देशद्रोह के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसके बाद भारत में रह रहे हिंदुओं में भी काफी आक्रोश देखा गया और जगह जगह प्रदर्शन हुए। कोयला मंत्रालय के अधीनस्थ कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोयला उत्पाद के साथ ही नौनिहालों के सपनों को पंख दे रही है। एनसीएल ने सिंगरौली में सीएसआर के तहत 11 स्कूल स्थापित किए हैं, जिनमें 13,000 से ज्यादा विद्यार्थी अपने भविष्य को आकार दे रहे हैं। एनसीएल सिंगरौली में भावी पीढ़ी को दे रहा है सुदृढ़ आकार। अत्याधुनिक सुविधाओं वाले आधुनिक स्कूलों में 13,000 से अधिक विद्यार्थियों के सपनों को मिली पहचान। एनसीएल ने सीएसआर के तहत सिंगरौली क्षेत्र में बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई स्कूल विकसित किए हैं। स्कूल बच्चों के लिए सुरक्षित, प्रेरणादायक और बहुमुखी शिक्षण वातावरण बनाने पर केंद्रित हैं। एनसीएल के तहत 11 घाटे वाले वित्त पोषित स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 8 डीएवी, एक दिल्ली पब्लिक स्कूल और 2 केंद्रीय विद्यालय शामिल हैं। इन स्कूलों में 13,000 से अधिक छात्र नामांकित हैं, जिनमें से 9,467 बच्चे गैर एनसीएल वार्ड से हैं और आसपास के समाज से आते हैं। एनसीएल ने इन स्कूलों में वित्त वर्ष 2023-24 में 43 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए हैं। एनसीएल एम्प्लॉइज़ के जो बच्चे, उसके अलावा बाहरी बच्चे जो आसपास के गाँव के हैं और सुदूरवर्ती इलाके के हैं, उन सभी को भी यहाँ पे एजुकेशन दी जा रही है। बहुत ही कम लागत पे एनसीएल के द्वारा उनकी ये सुविधा प्रदान की जा रही है। ये सारे के सारे 9 स्कूल जो इस कोयलांचल में चल रहे हैं, वो सब के सब एनसीएल फंडेड हैं। यहाँ की सारी सुविधाएं एनसीएल के द्वारा ही प्रदान की जाती हैं। सिंगरौली स्थित डीएवी स्कूल भी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित है, जिसमें स्मार्ट कक्षाएं, विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, मल्टीमीडिया संसाधन शामिल हैं, जो विविध शिक्षण शैलियों और पाठ्यक्रमों से लैस हैं। छात्रों के लिए एक प्रेरणादायक और सुरक्षित वातावरण भी प्रदान करते हैं। यहाँ के कई छात्र छात्राएं राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, सिंगरौली। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन किया जा रहा है। महाकुंभ के दौरान देश विदेश से पवित्र स्नान और पूजा पाठ के लिए करोड़ों लोगों के प्रयागराज आने की संभावना है। ऐसे में यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इस बार संगम के घाटों पर एक अलग फ्लोटिंग जेटी का निर्माण किया जा रहा है, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। महाकुंभ के भव्य आयोजन और इसके महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत घोषित किया है। गवर्नमेंट की तरफ महाकुंभ की तैयारी चल रही है। ये हमारे चेंजिंग रूम्स और जेटीज़ बन रहे हैं। जेटीज़ जिस टाइप के होंगे, पूरे मतलब सुविधालेस होंगे, वो आपको उसमें सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे सोफे से लेकर बैठने से लेकर सब कुछ सुविधा होगी। प्लस उसमें जेटीज़ में वो कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होने वाली, स्टीयरिंग से कंट्रोल होने वाली पूरी मशीनरी पूरी फिट है उसमें यहाँ की। ये जेटीज़ जो है हमारे, उसमें 2 कमरेज हैं, प्लस में बैठने की सुविधा, पंखे लगे, सोलर इन्वर्टर सब लगे हुए, प्लस उसमें नहाने के लिए जो है एक छोटे से स्विमिंग पूल भी बनाए गए हैं। ये जो हमारा वर्ष पर्यंत यह संगम का क्षेत्र है, इसको यूनेस्को ने हेरिटेज साइट घोषित की हुई है। उसमें हम लोग देखते थे कि जो प्रयागवाल हैं वो अपना जो तखत लगा के एक टेम्प्रोरी अरेंजमेंट करते हैं, जहाँ गंगा जमुना का संगम रहता है वहाँ पर टेम्प्रोरी तखत लगाते हैं, बांस से उसको सपोर्ट करते हैं, जहाँ से शिफ्ट होता है तो उसको शिफ्ट करते हैं। तो उसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं जेट्टी से। उस जेट्टी पे चेंजिंग रूम और बाकायदा जैसे इनके जो अपने उस लकड़ी वाले पे करते थे, उस तरह के क्रियाकर्म करने के लिए वहाँ पर वो उनके बैठने का स्पेस है, एक चेंजिंग रूम है और काफ़ी अच्छा उससे लुक आएगा, एक बदला सा संगम नजर आएगा। फ्लोटिंग जेट्टी के माध्यम से हमने उसको रिप्लेस करने की कोशिश की। महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार स्पेशल हाई डेंसिटी ऑक्सीजन फॉरेस्ट का आनंद मिलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महाकुंभ नगर के प्रमुख चौराहों के साथ आने वाले प्रमुख राजमार्गों को भी प्राकृतिक रूप से सजाने संवारने का काम चल रहा है। डीएफओ प्रयागराज अरविंद कुमार यादव ने कहा कि महाकुंभ को दिव्य, नव्य और भव्य बनाने की तैयारियां चल रही हैं। इसके तहत कुल 1.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। सरस्वती हाईटेक सिटी में एक हाई डेंसिटी ऑक्सीजन फॉरेस्ट विकसित किया जा रहा है। ये ऑक्सीजन बैंक और नगर वन के रूप में कार्य करेगा। इसे लेकर वन प्रभारी अधिकारी संगीता ने कहा कि महाकुंभ में एंट्री करते ही श्रद्धालुओं का स्वागत खूबसूरत पौधे करेंगे, जिनकी सुंदरता देखकर देशी विदेशी पर्यटक खास से उत्साहित नजर आएंगे।
50,000 पौधे प्रमुख रूप से प्रयागराज अयोध्या मार्ग, प्रयागराज वाराणसी मार्ग के साथ ही लखनऊ, मिर्जापुर, रीवा और बांदा समेत 18 मार्गों पर लगाने का काम चल रहा है। महाकुंभ के अंतर्गत वन विभाग द्वारा शहर में 1.5 लाख करीब पौधों का रोपण किया जा रहा है, जिसमें से महाकुंभ एरिया के नज़दीक में सरस्वती हाईटेक सिटी में लगभग 1 लाख पौधों के रोपण का है, जिसका रोपण किया जा चुका है। और प्रयास ये है कि जो भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का है, जो कार्बन जनरेट हो उनका अवशोषण हो जाए। इस उद्देश्य से सभी का ये प्रयास था कि ये जो कुंभ हो हमारा ग्रीन कुंभ हो, इसलिए ये रोपण का प्रस्ताव किया गया था और रोपण की कार्रवाई की। उद्देश्य ये है कि एक छोटा छोटा सघन आपका ऑक्सीजन बैंक बन सके। इसमें रोड साइड प्लांटेशंस भी हैं। रोड साइड प्लांटेशंस में आपके शोभाकार पौधे हैं जो डिफरेंट सीजन्स में फ्लावरिंग का है, साथ में बड़े छत्र वाले पौधे भी हैं जो सड़कों के किनारे हैं, और जो ब्लॉक प्लांटेशन जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन कराया गया है उसमें डिफरेंट हाइट्स के ये सारे पौधे लगाए गए। महाकुंभ के अंतर्गत हमारे प्रयागराज में हम वन विभाग द्वारा हरित महाकुंभ योजना के अंतर्गत 1.5 लाख लगभग पौधे लगाए जा रहे हैं। ये पौधे सरस्वती हाईटेक सिटी में, जिसमें कई तरह के वृक्षारोपण हैं, जैसे नगर वन, चौकोर आयरन ट्री गार्ड्स आदि हैं। और हमारे विभिन्न मार्गों पर, जैसे कि बनारस से आने वाला मार्ग, मिर्जापुर से आने वाला मार्ग, लखनऊ से आने वाला मार्ग, कानपुर से आने वाले मार्ग, इन मार्गों पर भी हम विद आरसीसी ट्री गार्ड्स के थ्रू, सुरक्षा के थ्रू वृक्षारोपण कर रहे हैं। महाकुंभ में आने वाले हजारों श्रद्धालुओं जिनको यहाँ आकर के ग्रीन वातावरण की अनुभूति होगी, इसीलिए हम ये सारे पौधे लगा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने नया चुनावी नारा जारी किया है, जिसमें भाजपा अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे नारे के साथ ही आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए चुनावी मैदान में उतरेगी। भाजपा के लिए ये विधानसभा चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि साल 2014, 2019 और 2024 में दिल्ली की 7 लोकसभा सीट जीतने के बावजूद भी भाजपा विधानसभा चुनाव में वो करिश्मा करने में सफल नहीं रही है जो लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिलता है। 10 साल के शासन में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस बार भाजपा ने भ्रष्टाचार, वायु प्रदूषण, यमुना प्रदूषण, आयुष्मान योजना सहित जैसे कई मुद्दों के जरिए घेरने की तैयारी कर ली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी 8 दिसंबर से दिल्ली की 70 विधानसभाओं में परिवर्तन यात्रा निकालेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश उपाध्याय के अनुसार इस यात्रा के माध्यम से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम किया जाएगा। ये नारा दिल्ली की जनता की आवाज़ है। संकल्प पत्र के माध्यम से जब हम जनता के सुझाव मांग रहे हैं तो जनता की एक ही आवाज़ है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति चाहिए और इसे बदलना है। तो ये भाव वहीं से आया है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। लोग दिल्ली में गंदे पानी से, बिजली के बड़े दामों से, टूटी हुई सड़कों से, भ्रष्टाचार से, जो कूड़े के जगह जगह ढेर लगे हों, उससे बहुत परेशान है। ये वो सुविधाएं हैं जो आम जीवन में लोगों को प्रभावित करती हैं, और लोग अब चाहते हैं कि दिल्ली विकास के रास्ते पर चले, क्योंकि दिल्ली को बद से बदहाल करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। और दिल्ली को खुशहाली और विकास के रास्ते पर ले जाने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी तभी हो सकता है। इस भाव के साथ लोगों ने ये नारा दिया है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। वैश्विक पटल पर भारत की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने अब से हर साल 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य मेडिटेशन से होने वाले फायदों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इससे पहले भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। मेडिटेशन स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की सेहत को ठीक रखने के लिए मेडिटेशन का अभ्यास एक बेहतर विकल्प माना जाता है। भारत को नार्कोटिक ड्रग्स आयोग यानी CND के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वियना में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि शंभू S. कुमारन ने आधिकारिक तौर पर CND की अध्यक्षता संभाली। CND
संयुक्त राष्ट्र की नशीली दवाओं से संबंधित मामलों पर प्रमुख नीति निर्माण संस्था है। इसका काम वैश्विक नशीली दवाओं के रुझानों की निगरानी करना, संतुलित नीतियां बनाने में सदस्य देशों का समर्थन करना और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवाओं के सम्मेलनों के कार्यान्वयन की देखरेख करना है। ये पहली बार है जब भारत को इस महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र संस्था की अध्यक्षता के लिए नामित किया गया है। ये वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती नेतृत्व भूमिका और स्थापित बहुपक्षीय तंत्रों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को संबोधित करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अध्यक्ष के रूप में भारत से वैश्विक चर्चाओं में विकासशील देशों के हितों और दृष्टिकोणों को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका के अनुरूप वैश्विक दक्षिण के हितों को स्पष्ट करने की अपेक्षा की जाएगी। भारत नशीली दवाओं की नीति के मुद्दों पर संवाद और समझ को बढ़ावा देने के लिए CND के चल रहे कामों को आगे बढ़ाने का भी प्रयास करेगा। और सीरिया में 3 शहरों पर कब्जा करने के बाद विद्रोहियों ने तीसरे सबसे बड़े शहर होम्स तक पहुंचने का दावा किया है। इससे राष्ट्रपति बशर अल असद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। विद्रोहियों का अगर होम्स पर कब्जा हो गया तो दमिश्क का कई शहरों से सड़क संपर्क कट जाएगा। इससे उन इलाकों के भी हाथ से निकलने का खतरा बढ़ जाएगा। इसी इलाके में रूस की सेना और नौसेना के ठिकाने भी हैं। वैसे रूस ने विद्रोहियों को रोकने के लिए होम्स के रास्ते में पड़ने वाला पुल बमबारी कर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस बीच राष्ट्रपति असद को मुश्किल में देख ईरान ने मिसाइल, ड्रोन और अन्य हथियार सीरिया भेजे हैं। साथ ही कई सैन्य सलाहकार और अधिकारी भी सीरिया भेजे हैं। अरब समर्थित विद्रोहियों के 2 शहरों पर कब्जे के बाद अमेरिका समर्थित कुर्द विद्रोहियों ने सीरिया के पूर्वी शहर दीर अल जोर पर कब्जा कर लिया। कुर्द अब इराक सीमा पर बसे शहर अलबू कमल पर कब्जे के लिए बढ़ रहे हैं। और सीरिया में जो विद्रोहियों ने कहर मचा रखा है, इन गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए बगदाद में सीरिया, इराक और ईरान के विदेश मंत्रियों ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान सीरिया के विदेश मंत्री बासम सब्बाग ने कहा कि सीरिया में विद्रोहियों की बढ़ती गतिविधियां क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गई हैं। इराकी विदेश मंत्री फुआद हुसैन ने सीरिया में आतंकवादी हमलों की निंदा करते हुए सहयोग का आश्वासन दिया। साथ ही ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सीरिया को हर संभव सहायता देने का वादा किया। इराक ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए पारंपरिक सेना और ईरान समर्थित PMF सैनिकों को भी तैनात किया है, जो पहले सीरिया में लड़ चुके हैं। वहीं दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति यून सुक येओल के खिलाफ महाभियोग पर आज मतदान होगा। यून ने अपने खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर संसदीय मतदान से कुछ घंटे पहले टेलीविजन पर सार्वजनिक संबोधन में मार्शल लॉ की घोषणा करने के लिए माफ़ी मांगी। उन्होंने आज टेलीविजन पर दिए अपने संबोधन में वादा किया कि दूसरी बार मार्शल लॉ की घोषणा नहीं की जाएगी। विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव पर संसद में आज मतदान होगा। इस प्रस्ताव में यूएन के लगाए मार्शल लॉ को असंवैधानिक और अवैध विद्रोह कहा गया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित नोट्रे डेम कैथेड्रल चर्च फिर से खुलने वाला है। इसके पुनरुद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने के लिए आज अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रिंस विलियम, नोट्रे डेम कैथेड्रल सहित 35 से अधिक विश्व नेता पेरिस पहुंचेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी पेरिस जाएंगे। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन सभी मेहमानों का स्वागत करेंगे। गौरतलब है कि चर्च में साल 2019 15 अप्रैल को भयानक आग लग गई थी और देखते ही देखते पूरी इमारत आग की भेंट चढ़ गई थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा मुकाबला एडिलेड में खेला जा रहा है। आज इस डे नाइट टेस्ट का दूसरा दिन है। ताज़ा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेशन में 4 विकेट पर 191 रन बना लिए हैं। ट्रेविस हेड और मिशेल मार्श नाबाद हैं। ट्रेविस हेड 50 पूरी कर चुके हैं। मार्नस लाबुशेन 64 रन बनाकर आउट हुए। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में 11 रन की बढ़त भी हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया टीम के 3 विकेट जसप्रीत बुमराह ने लिए, 1 विकेट नीतीश कुमार रेड्डी को भी मिला। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट में शनिवार को 1 विकेट के नुकसान पर 86 के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया। इससे पहले शुक्रवार 7 दिसंबर को भारतीय टीम 180 रन पर ऑल आउट हुई। ऑस्ट्रेलिया के लिए मिशेल स्टार्क ने 6 विकेट लिए। भारत इस सीरीज की अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे है। और बात चेस की भी विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश और दिंग लिरेन के बीच आज 10वें दौर का मुकाबला खेला जाएगा। सिंगापुर में आयोजित हो रही विश्व शतरंज चैंपियनशिप में 10वें राउंड का खेल भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा।
नौवें दौर के बाद दोनों खिलाड़ियों के खाते में बराबर 4.5 अंक हैं। इससे पहले 9वां राउंड भी ड्रॉ पर खत्म हुआ था। डी गुकेश और डिंग लिरेन के बीच 14 राउंड के मैच में अब तक 7 मुकाबले ड्रॉ हुए हैं। 32 वर्षीय लिरेन ने शुरुआती गेम जीता था, जबकि 18 वर्षीय गुकेश तीसरे गेम में विजयी रहे थे। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में जो भी पहले 7.5 अंक हासिल करेगा वह विश्व चैंपियन का खिताब हासिल करने में कामयाब रहेगा। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़।